वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सैम्पल पेपर ऑफ द केमिस्ट्री फॉर द टर्म नंबर 1 एग्जाम्स ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर आ चुका है। तो हम इस वीडियो में इस पूरे सैम्पल पेपर को अच्छे से सोल्व करेंगे। सभी एमसीक्यूज़ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ताकि उन सभी एमसीक्यूज़ में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर आपका, ये जो पेपर है वो आपका होने वाला है 35 मार्क्स का। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने 35 मार्क्स के लिए टोटल प्रॉब्लम सोल्व करनी है 45। सो यहाँ पर ईच एमसीक्यू आपका अप्रोक्सीमेटली 0.77 मार्क्स का बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने 35 मार्क्स का ये जो पूरा पेपर है उसके लिए 45 यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। काफ़ी ऑप्शंस भी हैं आपके लिए। तो अब हम इसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन ए को। ठीक है, तो सेक्शन ए में क्या है, 25 एमसीक्यूज़ में से आपको करने हैं अटेम्प्ट एनी 20। तो आप लोगों ने जो सबसे ऊपर 20 के आंसर दिए होंगे वही आपके चेक होंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा होगा उसकी इवेल्युएशन नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये है पी ब्लॉक में से कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है। तो सबसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉस्फोरस इज लोअर देन दी हाइड्रोजन। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड दी बिस्मिथ। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गई। देन यहाँ पर है कि N2 इज हाईली रिएक्टिव वाइल P4 इज इनर्ट। ये भी रॉन्ग है। ये तो आप लोगों ने रीजनिंग प्रॉब्लम्स में भी रीड किया है कि जो N2 होती है दैट इज अनरिएक्टिव बट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, P4 ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है और हाइड्रोजन इनर्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसके बाद है हाइड्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ द कैटिनेशन दैन फॉस्फोरस। ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि फॉस्फोरस में ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑफ द कैटिनेशन, बिकॉज जो NN का सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज वीकर दैन दी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गई। अब यही हमें यहाँ पर बताया गया है डी ऑप्शन में कि NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर दैन दी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। ये वाली स्टेटमेंट राइट है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। हाइड्रोजन का साइज वेरी स्मॉल होने के कारण इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्शन होती है, जिसके साथ इसका ये सिंगल बॉन्ड वीक हो जाता है देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। सो देयरफॉर डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको, इसीलिए मैंने आपको यही बात बताई थी कि आपको चैप्टर रीड करना है और उसके अंदर यूज़ होने वाले रीजनिंग प्रॉब्लम्स को, एक्सरसाइजेस को सोल्व करें। तो ये सब कुछ एक्सरसाइजेस में से आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड एमसीक्यू करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इनमें से कौन सा डिफेक्ट नॉन स्टोक्योमेट्रिक है। अब देखिए, दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं सॉलिड्स में, एक होते हैं स्टोक्योमेट्रिक, एक होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक वो वाले डिफेक्ट होते हैं जिनमें क्या है कि जो रेशो ऑफ दी कटायंस एंड अनायंस है वो सेम रहे, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस या तो सॉलिड में से मिस हो जाएं या फिर उतने ही सेम रहें डिफेक्ट होने के बाद भी, कटायन और अनायन जितने के डिफेक्ट के विदाउट थे। ठीक है, तो उन दोनों का रेशो ना चेंज हो। जिनमें रेशो चेंज हो जाए यानी कि नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस वहाँ पर चेंज हो जाएं, जो कि वहाँ पर ओरिजिनल नंबर था उससे कुछ अलग बन जाएं, या फिर वहाँ से कटायन रिमूव कर लिया जाए या फिर अनायन हो जाए मिस। ठीक है, तो जो ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिनमें रेशो चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसकी एग्जांपल कौन सी है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेटल यानी कि पॉजिटिव आयन नॉर्मल साइड में से मिस हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड में से मिस हो जाते हैं, उनकी जगह पर वैकेंसी बन जाती है, तो ये बन जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, होते अंदर ही हैं, बस अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर वो जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उसमें एंटर हो जाते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस सॉलिड में से मिस हो जाते हैं, मतलब जितने वहाँ से अनायन मिस होंगे उतने ही वहाँ से
कटायन मिस होते हैं तो फिर भी रेशियो तो सेम रहेगा, इसलिए ये भी बनेगा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं उसमें भी सेम है कि कोई वहाँ पर कटायन या अनायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो इन सभी में रेशियोज सेम रहते हैं, सिर्फ मेटल डेफिशिएंसी में ही पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ से मिस हुआ होता है, उसकी जगह पर वैकेंसी होती है, जिसके कारण रेशियोज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड इज, ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है? फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ए is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to mole fraction of A। तो इसको हम आगे क्या करते थे, सो PA इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम यहाँ पर लगा देते थे PA नोड, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस लॉ इज द रोल्ड्स लॉ। तो हमें रोल्ड्स लॉ ने ये बात बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरीज लॉ तो होता है कि गैस की मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन एंड गैस का वेपर प्रेशर अबव द सोल्यूशन, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा बी, दैट इज द रोल्ड्स लॉ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फोर्थ वन इज पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल इज ड्यू टू, इसका पिंक कलर किस डिफेक्ट के साथ बनता है? तो इसमें हमें कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है? दैट इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिथियम पॉजिटिव यहाँ पर एक्स्ट्रा आएंगे, जितने ये एक्स्ट्रा आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स्ट्रा आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जहाँ पर होंगी अनायन वैकेंसीज। ठीक है, तो इसमें अनायन वैकेंसीज बन जाती हैं। ठीक है, और उन अनायन वैकेंसीज में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाते हैं, जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं दी अनायन वैकेंसीज, उनको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ सेंटर्स बन जाते हैं, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एफ सेंटर्स, तो इनका हमें क्या देखने को मिलता है, पिंक कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का हो सकता है, तो आइदर यहाँ पर अनायन वैकेंसीज बन जाएं, और आइदर क्या होता है कि Li पॉजिटिव इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएं। तो इनमें से कोई भी एक अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक्स्ट्रा आएंगे ही, और जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आएंगे वही किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में उसका कोई स्पेशल रंग बना देते हैं। तो LiCl के केस में यहाँ पर एफ सेंटर्स बनते हैं, अनायन वैकेंसीज बनती हैं, जिसके कारण के इसका बन जाता है पिंक कलर। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में येलो कलर बन जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों के लिए हो सकती हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम द चैप्टर हैलोकेन्स एलोरीन्स, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज में रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं में से ही एमसीक्यूज को बनाया गया है, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी, दैट इज द 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। इसका रीज़न क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बनाएं। बेंजीन के आसपास हमने 2 Cl जोड़ने हैं, एक लगेगा 1 पोजीशन पर 1 एंड सेकंड है एट दी 4, यानी कि ये बन जाएगी आपके पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर है मोर सिमेट्रिकल, ऑर्थो एंड जो दूसरा आइसोमर होता है मेटा से, इसकी स्ट्रक्चर होती है मोर सिमेट्रिकल। तो ड्यू टू दी मोर सिमेट्री, तो ये यहाँ पर क्लोज पैकिंग अच्छे से बना सकता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की क्लोज पैकिंग बनाएंगे इन दी सॉलिड स्टेट, तो वो अच्छे से क्लोजली पैक हो सकते हैं। क्लोजली पैक हो जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है ड्यू टू दी मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्लोज पैकिंग अच्छी हो जाती है, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सिक्स्थ पर। Which of the following reaction is not explained by the open structure of the glucose? अब देखिए कि ग्लूकोज की दो टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होती है उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरी उसकी होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज? ठीक है, तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ हम क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकते, दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की अल्फा और बीटा फॉर्म्स उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही बनती हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर है। बीच में है इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि 6 कार्बन्स की एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि C1 वाला जो C1 है वो C5 के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसके साथ इसकी एक रिंग टाइप बन जाती है। अब इस रिंग में हमने क्या देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है बनी हुई स्ट्रक्चर
C1 का अगर OH राइट साइड पर है तो वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज। अगर C1 का OH दूसरी साइड पर बन जाएगा तो वो बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो ये उसकी दो अल्फा और बीटा फॉर्म्स बनती हैं जिनको हम एनोमर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एनोमर्स। ठीक है, तो ये जो है इसकी सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ ही एक्सप्लेन होती हैं। बाकी के जितने ऑप्शन हैं A B C ये सभी इसकी रिएक्शंस हैं जो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ये आप लोग बुक में से रीड कीजिए अच्छे से, ये सभी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें डी देखने को मिलता है। क्लियर है अभी? ठीक है, तो ये भी एक रीजनिंग प्रॉब्लम है। इससे पहले अगर आप लोग प्रीवियस ईयर या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वहाँ पर ये सभी रीजनिंग प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आगे चलते हैं 7th। विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग द डाईमिथाइल ईथर इज एन। विलियमसन सिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती है? तो यहाँ पर SN1 या फिर एलिमिनेशन, SN2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? तो देखिए कि विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, तो हम अल्काइल हलाइड को यूज़ करते हैं, उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम अल्को ऑक्साइड्स की, यानी कि यहाँ पर अल्को ऑक्साइड आयन होता है। ठीक है, मतलब अल्कोहल से बनाया गया होता है ये आयन। तो अल्कोहल से बनाया गया ये जो आयन है दैट इज़ द अल्को ऑक्साइड आयन, यहाँ पर R डैश रख लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं हम एक अल्काइल हलाइड। तो अल्काइल हलाइड्स में क्या होता है कि जो हैलोजन है, दिस इज एक्स हैलोजन, इस पर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर C एटम पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सो ये डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रखकर बाहर निकल जाता है। तो डायरेक्टली हमें R-OR ईथर मिल जाता है और साथ में हमें जो एक्स आयन है वो मिल जाता है। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शंस में कौन सा मैकेनिज्म लगता है? SN2। तो ये क्या बना? दैट इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूलर। तो बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है यहाँ पर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन होती है इन दी विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर है? ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर, ये बात का ध्यान रखिएगा डाईमिथाइल ईथर वाले केस में। ठीक है, सुनाओ फिर आगे चलते हैं 8th। क्लोरीन वाटर लॉसेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग। क्लोरीन वाटर को अगर हम काफ़ी देर तक रखते हैं तो उसका येलो कलर वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, डी कलराइज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि क्लोरीन वाटर में सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो अगर हम उसे रखें, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें एक रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वहाँ पर HOCl एंड HCl गैसेस बन जाएंगी। एक बनेगी HCl गैस, ठीक है, और साथ में वहाँ पर बन जाएगी HOCl। ठीक है, तो जिसके कारण कि उसका जो येलो कलर है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो क्या आंसर आएगा? दैट इज ए मिक्सचर ऑफ HOCl एंड HCl इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल सी बात है। दिस इज फ्रॉम द P ब्लॉक चैप्टर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स बाय हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द इनिशियल स्टेप इज, जब हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है, टू अल्कीन्स बनाने के लिए बाय यूजिंग दी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अल्कोहल की प्रोटोनेशन होती है। तो अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में ये जो OH ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये जो OH ग्रुप है ये हमारी इसकी हो जाएगी यहाँ पर प्रोटोनेशन, मतलब एसिड में से H पॉजिटिव आएगा तो वो इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा एक प्रोटोन। ठीक है, तो प्रोटोन इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया? दिस वन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। सो प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल। बाकी ये पूरा मैकेनिज्म आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो यहाँ से आप कंप्लीट मैकेनिज्म को भी रीड कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पूछा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मैकेनिज्म्स में से MCQ जरूर बनेगा, जरूर उनको याद करना है, सभी के सभी मैकेनिज्म्स को। क्लियर है? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि अमोर्फस सॉलिड्स आर। अमोर्फस सॉलिड्स में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अमोर्फस सॉलिड्स में प्रॉपर्टी शो होती है दैट इज द आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, सो सेम वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो वो होती है आइसोट्रोपिक। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उसमें क्या प्रॉपर्टी शो होती है? उनमें शो होती है दैट इज द एन आइसोट्रोपिक
फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज डिफरेंट रहती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसका आंसर आइसोट्रोपिक है, सेम वैल्यू वाला। क्लियर है? तो आगे चलते हैं 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर दी सैलिसल्डिहाइड, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो वो सैलिसल्डिहाइड, यानी कि इसका क्या फार्मूला होता है कि फिनोल यानी कि बेंजल्डिहाइड का जो CHO होता है या फिर फिनोल के OH के साथ यहाँ पर CHO जुड़ा होता है, दिस इज दी सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन है, ये देखिए। अब ये अल्कोहल फिनोल्स वाले चैप्टर की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें यूज होती है दैट इज दी रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन यूज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हम फिनोल्स से करते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, तो उसके साथ हम सोडियम वगैरह, और मेनली इसमें यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फ्री रेडिकल्स वगैरह का अटैक होता है, तो उसके साथ ये पूरी रिएक्शन होती है। उसके लिए मैंने कुछ सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट रिएक्शंस एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए दैट इज़ द कोल्बीस रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन भी फिनोल से ही शुरू करवाई जाती है। ठीक है, CO2 वगैरह यूज़ कर ये यहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें क्या बनता है, इसमें हमें देखने को मिलता है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलते हैं। ये हमें मिलता है इन दी कोल्बीस रिएक्शन, ये हमें मिलेगा इन दी कोल्बीस रिएक्शन में क्या मिलेगा, सैलिसाइलिक एसिड, और ये मिला है रीमर-टीमन में सैलिसल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ दी टोलुइन। ठीक है, टोलुइन यूज़ कर उसमें हम ऐड करते हैं मेनली क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और ये हमें यहाँ पर बना देता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग रीड कर सकते हैं कंप्लीट। मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या बनता है। ठीक है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है इन दी इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, और ये होगी आपकी रीमर-टीमन रिएक्शन, और ये होगी आप लोगों की कोल्बीस रिएक्शन का रिजल्ट। ठीक है, तो सभी के रिजल्ट याद रख लें, हमारा आंसर है रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड सोल्यूशन, इनमें से सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है जिसमें सॉलिड प्लस किया गया हो कोई दूसरा सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड सोल्यूशन की एग्जाम्पल है इनमें से दैट इज दी 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, जो हम गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, 22 कैरेट गोल्ड एक सॉलिड सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल था। तो आगे चलते हैं 13th। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपेरेबल मासेस। अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स में बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कुछ इसको बनाकर देखें तो अल्कोहल्स में आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। सो देयरफॉर ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन दी हाइड्रोकार्बन्स में, उनमें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते नहीं, तो इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। आगे करते हैं 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है। तो अब आप लोगों ने याद रखना है, अब देखिए कि वैसे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये देखिए मैंने आपको पी ब्लॉक की जितनी भी वीडियोस आप लोग के लिए बनाई थी, ठीक है, उनमें से ही ऑलमोस्ट सभी MCQs पी ब्लॉक के आप लोगों को मिल जाएंगे। ये भी MCQs में हुआ है, बाकी के ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होगी स्टेटमेंट, बट ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स आपके वहाँ पर क्लियर हुए थे। ये तो आपको सेम मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड था कि सबसे लो होगा, बट वाटर का भी हाई होता है क्योंकि वाटर में बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया इंक्रीज। तो H2S के बाद अगर हम जाएंगे तो भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब H2S का सबसे लो रहता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना है। H2O की एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए उसका भी हाई हो गया, तो सबसे लो रह गया H2S का। ठीक है, क्लियर है। तो आगे जाते हैं 15th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रीड करें कि फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली सोलुबल इन वाटर, ये तो रॉन्ग है। ठीक है ना, फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसोलुबल इन वाटर। इसके बाद है दैट इज द एल्बुमिन, जो कि यहाँ पर एग में मिलता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन्स, ये भी रॉन्ग है। इट इज़ एन ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रस एंड दी ग्लोबुलर। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग बायोमोलिक्यूल्स वाली वीडियो को सुन लीजिए। ठीक है, इन दी फाइब्रस प्रोटीन्स द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और डी है pH डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो डी तो राइट ही है। ठीक है, अब देखिए कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनमें
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, और कुछ प्रोटीन्स में आगे भी होती है, दैट इज़ दी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो पीएच चेंज करने पर उनकी जो होती है यहाँ पर थर्ड डिग्री वाली स्ट्रक्चर, दैट इज़ दी टर्शरी स्ट्रक्चर, वही चेंज होती है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं चेंज होती, तो इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग एग्जांपल लें तो यहाँ पर एग को अगर हम करते हैं बॉयल तो वो सॉलिड हो जाता है। क्यों सॉलिड होता है? क्योंकि उसकी जो थर्ड डिग्री वाली स्ट्रक्चर होती है वो उसकी चेंज हो जाती है। अब देखिए कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ये जो सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर की में तो डी ही आंसर दिया गया है, बट अगर आप लोग बुक्स में रीड करेंगे, अगर आप लोग रीडिंग करते हैं तो सी ऑप्शन भी राइट है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में साफ साफ ये बात दी हुई है कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स में जो डिफरेंट चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो सी भी राइट हो सकता है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ मिस्टेक है, तो सी और डी दोनों ही राइट बन रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ डी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर सी की स्टेटमेंट भी राइट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट obtained on the reaction of the 3-phenylpropene की HBr in the presence of the organic peroxide की प्रेजेंस में HBr ऐड करना एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या फिर हम इसको बोल देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर हम इसको बोल देते हैं खराश इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाए, तो इसका मतलब मैंने आपको इसमें पहले भी बताया है कि ऑर्गेनिक में आपको IUPAC के रूल्स आते होने चाहिए। अब देखिए अगर वो रूल्स ही ना आते हुए तो आप लोग इस रिएक्शन को सोल्व ही नहीं बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो 3-फिनाइल प्रोपीन बनाते हैं, प्रोपीन बना लें पहले, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों का प्रोपीन, ठीक है, और यहाँ पर हमने जोड़ देना है फिनाइल, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3-फिनाइल प्रोपीन। क्लियर है अभी, ठीक है। यहाँ पर 2 लगेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ऐड करना है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया, तो हमारा जो यहाँ पर H है, ठीक है, तो हमारा H जाएगा उस C के पास जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड के आसपास वाले, और Br जाएगा इसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। अगर पेरोक्साइड ना होता तो इसके ऑपोजिट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा, CH2, यहाँ पर भी बन गया CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर बचा सिंगल बॉन्ड, CH2 के साथ जुड़ गया Br, और ये फिनाइल अपनी ही ये पोजीशन पर है। अब जब आप लोगों ने इसका IUPAC बनाना है नेम, तो हम 1 नंबर इसको देंगे क्योंकि Br की प्रेफरेंस लो होती है, तो 1 2 3, तो ये आपका बनेगा 1 फिनाइल 3 ब्रोमोप्रोपेन, तो बी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 1 फिनाइल 3 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर IUPAC भी आपकी यूज़ हुई है, आपकी रिएक्शन भी यूज़ हुई है, तो आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं 17th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br, ठीक है। ब्रोमो इथेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट राइट है? इट रिएक्ट्स विद द मेटेलिक सोडियम टू गिव द इथेन, दिस इज रॉन्ग वन, क्योंकि अगर हम इसे मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन इट अंडरगोज द वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और C2H5 आपस में जुड़कर ब्यूटेन बना लेगा, ठीक है। तो ये बनेगा ब्यूटेन, और साथ में NaBr हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गई। इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ द AgNO2, ये राइट है, ठीक है। अगर हम इसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, C2H5Br की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं विद AgNO2, ठीक है, तो यहाँ पर हमें NO2 इसके साथ अटैच हो जाएगा, सो देन इट फॉर्म्स दी दिस वन, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोइथेन, एंड साथ में बनेगा AgBr। अब इसी में एक ऑप्शन है कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं विद KNO2, ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं विद KNO2 तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द इथेन राइट, ठीक है। और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं दैट इज विद द AgNO2 तो हमें देखने को मिलता है नाइट्रो, दैट इज इथेन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। ऐसे ही अगर आप लोग सी पॉइंट को रीड करेंगे कि इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद अल्कोहलिक पोटाश, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अल्कोहलिक पोटाश के साथ इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन कर ये हमें अल्कीन्स बना देता है, ठीक है। और इसके बाद डी में इसने बताया है कि डाई इथाइल थायोईथर बनता है ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KSH, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसके साथ आपको
इसके साथ आप लोगों को थायोल्स मिलती हैं, यानी कि SH अटैच हो जाएगा BR की जगह पर, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 17th MCQ। इसके बाद करते हैं 18th MCQ। ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पी ब्लॉक की वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ है कि कोवलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ N इज 4। इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। d ऑर्बिटल्स के ना होने के कारण इसमें ऐसा होता है, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हमें C देखने को मिलेगा, 4th वन, ओके। तो आगे चलते हैं, ये भी सिंपल है। सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन द टेम्परेचर बिकॉज जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो इसमें हीट रिलीज होती है और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें और ज़्यादा हीट ऐड करते हैं तो ये रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियस प्रिंसिपल। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसके कारण ही विद राइज इन द टेम्परेचर सोलबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या बनेगा, एक्सोथर्मिक एंड दी रिवर्सिबल। सो बी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 शो द एलोट्रोपी एक्सेप्ट। ये जब हमने पी ब्लॉक के MCQs की सीरीज़ को शुरू किया है तो हमारी सीरीज़ का सबसे पहला MCQ ही ये वाला था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट एलोट्रोपी बिल्कुल नहीं दिखाता, ठीक है। तो इसका आंसर है वैसे A, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था, दैट इज़ दी नाइट्रोजन। बट अगर आप लोग इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करेंगे तो बिस्मिथ भी इसका आंसर बहुत जगह पर आपको मिल जाएगा। तो जो आज तक रिसर्च हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग बोथ N एंड बिस्मिथ जो है इसके आंसर बन सकते हैं, क्योंकि अंडर डिफरेंट कंडीशंस हम अगर बहुत कुछ यहाँ पर चेंज कर लें, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसको लो टेम्परेचर पर इसकी कोई और फॉर्म बनाकर देखें तो इनकी अलग फॉर्म से बनाई जा सकती हैं। बट अगर हम सिंपली यहाँ पर देखें तो एट ए नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग सिर्फ N के ही हमें जो है एलोट्रोप्स वो नहीं मिलते। इसलिए आप लोगों को अगर ये MCQ आता है तो आपने A आंसर ही इसका बताना है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि N का साइज स्मॉल होता है जिसके कारण के N का बॉन्ड वीक होता है, इसके कारण उसके एलोट्रोप्स नहीं बनते, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ओके। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेचराइड। इनमें से कौन सा पॉलीसेचराइड है, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, पॉलीसेचराइड क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी मोनोसेचराइड्स की यूनिट्स ने एक पॉलीमर बनाया होता है, ठीक है ना। दिस इज दी पॉलीमर मतलब कि एक लॉन्ग चेन बनी होती है। इनमें एग्जांपल आएगी दैट इज दी ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज इज दी मोनोसेचराइड, माल्टोस एंड लैक्टोस आर दी डाइसेचराइड्स, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ दी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है, उसकी एक लॉन्ग चेन बनी होती है जिसके कारण हम इसे बोल देते हैं पॉलीसेचराइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सब्सटेंस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को पी ब्लॉक की वीडियोस में ही करवाया हुआ है, ठीक है। सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है दैट इज़ दी हीलियम। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 4.2 केल्विन, ठीक है। सबसे ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट इसी एलिमेंट का है दैट इज़ दी हीलियम गैस, ठीक है। तो हीलियम का बन जाएगा। इसके बाद है लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल्स आर। जो लोअर मोलिकुलर मास वाली अल्कोहल्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में ये हमें यहाँ से स्टेटमेंट है पूछी गई, ठीक है। तो लोअर मोलिकुलर मास वाली अल्कोहल्स यानी कि जैसे कि CH3OH हो गई, ठीक है ना, इथेनॉल हो गई या फिर इथेनॉल हो गई, ठीक है। सो दीज आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। तो अल्कोहल तो वाटर में हो ही जाती है, मिक्स हो जाती है। जो हमारी इथेनॉल होती है, मिथेनॉल होती है, तो लो मास वाली डिजोल्व हो जाती हैं किसी भी प्रपोर्शन में, ठीक है, वाटर में मिसिबल होती हैं। क्लियर है। आगे है 24th, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द क्लोरीन। तो ये हमने रीड किया हुआ है पी ब्लॉक में कि फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनकी देखने को मिलती हैं, -1, 0, +1, +3, +5 एंड +7। तो +7 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा +7, ठीक है। D1 इज द राइट आंसर, ओके। तो आगे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक। इनमें से कौन से केस में ब्लड सेल्स
श्रिंक हो जाएंगे, उनका साइज छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें रूल क्या होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ब्लड सेल हैं और ये मान लीजिए उनके बाहर वाला मीडियम है। अगर तो बाहर हुआ 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl का सोल्यूशन, तो इन दोनों के ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, तो ये दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है। अगर हमने बाहर वाली कंसंट्रेशन को लो कर दिया, ठीक है, अगर हमने बाहर वाली कंसंट्रेशन को लो कर दिया तो क्या होगा, अगर इसको हम रखेंगे लो, तो वाटर जो है वो इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड सेल विल स्वेल, ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट इसको हम हाई रख देंगे, बाहर वाली को हाई रख देंगे, तो जो अंदर होगा वाटर वो बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बाहर 0.9% मास बाय वॉल्यूम से मोर रखते हैं कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, तो हमारे ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये सब कुछ ड्यू टू दी ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में सोलवेंट क्या करता है कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से टुवार्ड्स दी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ मूव करता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सोलवेंट मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू दी हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। कौन मूव करता है, सोलवेंट मूव करता है, ठीक है। ये ऑस्मोसिस होती है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो ये था आपके लिए सेक्शन ए। तो इसके अगले पार्ट में हम सेक्शन बी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम डिटेल में सोल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें सेक्शन ए बी की यहाँ पर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या क्या इन MCQs में यूज़ होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगला पार्ट ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों का कंप्लीट पेपर इसके साथ होने वाला है।